शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया ये खता। वाराणसी की सुबह हमेशा की तरह खूबसूरत थी। गंगा किनारे हल्की धूप फैल रखी थी, लेकिन एक घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी। रूही, सिर्फ 19-20 साल की मासूम, नादान और दिल से अभी भी बच्ची। आज उसकी शादी हो रही है। घर में खूब धूम धड़ाका हो रहा है। सभी लोग शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं। उसके पापा, उसकी मोम और उसका भाई, सभी लोग अपनी बेटी को अच्छे से विदा करना चाहते हैं। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। रूही भले ही 19-20 साल की है, लेकिन अभी भी नादान है। वो शादी जैसे रिश्ते को नहीं समझ पाती। इसी बात की टेंशन उसके माँ बाप को भी है। लेकिन जब इतने बड़े घर से रिश्ता आया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया और अपनी बेटी की शादी उस लड़के से तय कर दी जो उनकी बेटी को एक बार में ही देखकर पसंद कर चुका था। वो कोई और नहीं, वो था सौरभ झा, एक जाना माना बिजनेसमैन। उसकी फैमिली का दबदबा पूरे बनारस में था और आज उन दोनों की शादी होने वाली थी। सौरभ झा, जो कि विदेश से अपनी पढ़ाई करके लौटा था, बनारस की गलियों में घूम रहा था। अचानक ही उसकी नज़र सामने एक लड़की पर पड़ती है जो कि बड़े ही शौक से गोलगप्पे खाए जा रही थी। लेकिन सौरभ झा की तो आंखें उस पर टिक चुकी थी। वो थी रूही। रूही जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ में गोलगप्पे एंजॉय कर रही थी। उसे नहीं पता था उस पर किसकी नज़र पड़ चुकी है और अब वो उसकी ज़िंदगी में आने वाला है। सौरभ झा ने एक बार में ही देखकर उसे पसंद कर लिया था। वैसे तो उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जब से उसने रूही को देखा था, जब से उसने उसे पहली बार उन गलियों में देखा था जहां वो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर घूमने के लिए आया था, विदेश से पढ़ाई करने के बाद वो एक मैच्योर और एक बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पेरेंट्स ने ही उसे वहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा था, क्योंकि यहाँ तो वो लोफागर्दी में ही लगा रहता था। इसी बात की टेंशन के चलते उसके पेरेंट्स ने उसे विदेश पढ़ाई के लिए भेज दिया था। उसका एक बड़ा भाई भी था, राजवीर झा, और उसकी भाभी, जो कि हमेशा ही उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी। जब सौरभ झा ने रूही के बारे में अपनी भाभी को बताया तो उसकी भाभी ने उसका साथ देने का वादा किया और घर वालों से उसकी शादी के लिए बात की। पहले तो सभी लोग काफी गुस्सा हुए, क्योंकि सौरभ ने एकदम से उन्हें बिना पूछे शादी का फैसला कर लिया था। लेकिन फिर उसकी मोम ने उसके डैड से कहा, हम तो खुद चाहते हैं ना कि वो शादी कर ले, तो क्यों ना अपने बनारस की लड़की मिल जाए। और वैसे भी मैंने उस लड़की की फोटो देखी है, मुझे दिखाई है सलोनी ने, बड़ी क्यूट बच्ची है। तो क्यों ना हम अपनी बेटी का मान रखते हुए उस लड़की से शादी फिक्स कर दें। सलोनी, जो कि सौरभ की भाभी और राजवीर झा की वाइफ थी, वो काफ़ी समझदार और मैच्योर थी। लेकिन कई सालों के बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। इस बात का उन्हें दुख भी था, लेकिन फिर भी वो सौरभ झा को अपना छोटा भाई समझती थी और हमेशा उसे सपोर्ट भी करती थी। उनके मनाने पर पूरी फैमिली वाले मान चुके थे। और इधर सौरभ झा ने रूही की जन्म कुंडली निकाल दी थी कि वो बनारस के किस कॉलेज में पढ़ती है और उसके कौन कौन फ्रेंड्स हैं। सारी जानकारी उसने निकाल ली थी। उसे पता चल चुका था कि उसका कोई मेल फ्रेंड नहीं है, बल्कि सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर तो वो फूले नहीं समा रहा था। उसका असिस्टेंट भी अपने बॉस को देखकर खुश था, क्योंकि पहली बार उसने अपने बॉस को इतना खुश देखा था। वरना विदेश में भी जब वो बिजनेस संभालता था तभी वो पूरी तरीके से अकड़ू बनकर घूमता रहता था। इस बात से बेचारा उसका असिस्टेंट हमेशा परेशान रहता था। लेकिन आज अपने बॉस के लिए वो भी खुश था। सौरभ झा, जो कि ऑफिस में बैठकर अपनी रिवॉल्विंग चेयर को घुमा रहा था और हाथ में उसके फोन में किसी और की नहीं, रूही की फोटो थी, जो कि उसने उस टाइम ली थी जब वो गोलगप्पे खा रही थी। सौरभ झा के चेहरे पर मुस्कान थी और सामने खड़ा असिस्टेंट हैरान था अपने बॉस के चेहरे पर इतने नॉर्मल और खुशी वाले एक्सप्रेशन देखकर। सौरभ झा ने उसकी तरफ अपनी आंखें उठाई और फिर घूरते हुए बोला, कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? मीटिंग का अरेंजमेंट करो।
आज हमारी मीटिंग है ना 2 बजे। ये सुनकर असिस्टेंट सबका गया और फिर मीटिंग की तैयारी करने के लिए वहां से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद सौरभ झा की फैमिली अपने बेटे के चलते हार मान चुके थे और फिर रूही के घर रिश्ता लेकर चले गए थे। उनको पता था रूही की एज कम है, इसलिए वो भी चाहते थे कि अभी शादी के लिए कुछ वेट कर लें। लेकिन उनका बेटा कहाँ ही सुनने वाला था। उसने बोल दिया था 19-20 साल में फॉरेन में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती हैं, उनके साथ रहती हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रूही छोटी है। उसने से उसका नाम जब सुना था पहली बार तो बेचारा पूरे रात उसका नाम ही जपते रहा था, रूही। उसके मन और दिमाग में पूरी तरीके से छा चुकी थी। पेरेंट्स उनके घर पहुंचे। पहले तो रूही के माँ बाप थोड़ा झिझक गए थे इतनी बड़ी शख्सियत को अपने घर देखकर। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया है तो थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि वो अब जानते थे उनकी बेटी कितनी नादान है। वो तो अभी ये तक नहीं समझती कि शादी के बाद एक लड़की को क्या क्या करना होता है। इस बात से उन्हें परेशानी भी थी। लेकिन उसकी माँ ने अपने हस्बैंड को समझाया, इतने बड़े घर से रिश्ता आया है तो हमें ना नुकुर नहीं करनी चाहिए। और फिर जल्दी ही दोनों की शादी की बात पक्की हो चुकी थी और धीरे धीरे इंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारे फंक्शंस बड़े ही धूमधाम से हुए थे। रूही के बारे में सौरभ झा इतना तो समझ चुका था कि रूही काफी ज्यादा नादान है, लेकिन वो जानता था कि वो उसे अच्छे से समझा देगा और क्या पता शादी के बाद वो अच्छे से मैच्योर भी हो जाए और उसकी बातों को समझने लगे। इसलिए शादी के जितने भी फंक्शंस हुए थे उसमें सौरभ झा ने किसी तरह का कोई भी प्रेशर रूही पर नहीं डाला था। वो तो बस उसकी खुशी में ही खुश था, क्योंकि रूही छोटे बच्चों की तरह सारे फंक्शंस को एंजॉय कर रही थी। उसको नहीं पता था, उसे तो बस ये पता था उसकी शादी हो रही है और उसे अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनने को मिलेंगे। लेकिन ये नहीं जानती थी कि इन सब कामों के अलावा भी वाइफ की कुछ ड्यूटीज होती हैं जो कि उसको निभानी होती हैं। आज वही दिन था जब दोनों की शादी होने वाली थी। रूही लाल जोड़े में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सौरभ झा मंडप पे बैठा था और अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में उसका इंतजार खत्म हुआ और पंडित जी के कहने पर रूही की मोम और उसकी कुछ सहेलियां उसे मंडप में लाकर बैठा देती हैं। धीरे धीरे मंत्रोच्चारण के साथ में भूर्भुवः स्वः दोनों पवित्र बंधन में बंधने लगते हैं। पंडित जी के कहने पर तत्सवितुर्वरेण्यं दोनों को 7 फेरे के लिए खड़ा किया जाता है। दोनों 7 फेरे लेने लगते हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। तारे हैं बाराती, चांदनी है बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। सौरभ झा ने रूही का हाथ पकड़ रखा था। पहले तो रूही थोड़ा झिझक गई थी, लेकिन फिर सभी की खुशी को देखकर वो भी उसका हाथ पकड़कर फेरे लेने लगी। वो तो सभी फंक्शंस को बस एंजॉय करने में लगी हुई थी। उसे तो बस इन सबको देखकर अच्छा लग रहा था, तो उसने कुछ ऐतराज नहीं जताया और फेरे लेने लगी। धीरे धीरे दोनों के फेरे होने लगे। पंडित जी ने फिर दोनों को बिठाकर सौरभ से रूही की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। सौरभ ने सोने के सिक्के से रूही की मांग में सिंदूर भरा। पंडित जी के कहने पर सौरभ ने रूही के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। जैसे ही सौरभ की उंगलियां रूही के गले में टच हुई, सौरभ को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन रूही को ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ। वो तो बस उस मंगलसूत्र को देख रही थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो उसे टच करके बड़ी सी स्माइल लेकर देख रही थी और इधर सौरभ उसकी स्माइल को देखकर खो चुका था। धीरे धीरे सभी रस्में कराई गईं और फिर पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों खड़े होकर सबका आशीर्वाद दीजिए। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनकर सौरभ मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में विदाई की बेला आ चुकी थी और रूही अपने माँ बाप के गले लगकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी।
उसे तो ये नहीं पता था कि अब वो इस घर से जाने वाली है। और जब उसके माँ बाप ने विदाई की रस्में स्टार्ट की तो उसने बड़ी ही खूबसूरती के साथ में रस्में की। लेकिन जब उसके माँ बाप उसे गाड़ी में बिठाने लगे तो वो उनको छोड़ ही नहीं रही थी, दहाड़े मार मार कर रो रही थी। फिर उसके भाई ने उसे समझाया और कहा, तुझे और भी गिफ्ट मिलने वाले हैं, तू जाकर वहां पे एंजॉय करना, और मैं भी तो आऊंगा ना। वैसे भी हमारा घर उनके घर से दूरी कहाँ है, वहां पे जाके एंजॉय कर। और मैंने तो सुना है उनका घर बहुत ही बड़ा है, पूरा महल है महल। ये सब बातें वो अपनी बहन के गले लगकर बोल रहा था। वो जानता था उसकी बहन भले ही उससे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अभी भी नादान है, दुनियादारी की समझ उसमें नहीं है। थोड़ी देर में रूही उसकी बात को मानकर गाड़ी में बैठ गई और सौरभ उसके साइड में आकर बैठ गया, और उनकी गाड़ी बनारस की सड़कों पर दौड़ रही थी। सौरभ रूही को चुप करने की कोशिश कर रहा था, जो अभी भी गाड़ी में बैठी सुबक रही थी। काफी देर तक जब वो चुप नहीं हुई तो उसने उसे गले से लगा लिया और बोला, रोना बंद करो। अगर तुम चाहोगी तो हम कल ही तुम्हारे पेरेंट्स के घर आ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। ये सुनकर रूही उसे देखने लगी और फिर बोली, पक्का प्रॉमिस? ये बात उसने अपनी फिंगर को आगे करके कही थी। सौरभ ने भी उसकी फिंगर में अपनी फिंगर अटकाते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस। यह सुनकर रूही मुस्कुरा दी और फिर खुश होकर अच्छे से बैठते हुए बोली, वहां पर जाकर मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे ना? यह सुनकर सौरभ थोड़ा सा सकपका गया। उसे तो अंदाजा ही नहीं था कि रूही किस बारे में बात कर रही है। तो उसने खुश होकर कहा, हाँ, बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं तुम्हें। यह सुनकर रूही भी खुश होकर बोली, ठीक है, तो आप मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट लाकर देना। वो क्या है ना, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ये सुनकर सौरभ भी मुस्कुरा देता है और थोड़ी देर में उनकी गाड़ी जहां मेंशन के आगे रुकती है। रूही जैसे ही बाहर देखती है वो खुशी से सौरभ की तरफ देखकर बोली, वाओ, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, सही कहा था मेरे भाई ने। उसकी बात सुनकर सौरभ मुस्कुरा देता है और फिर दोनों ही गाड़ी से बाहर आते हैं। गाड़ी से बाहर आकर दोनों डोर पर खड़े हो जाते हैं और सौरभ की मोम खुश होकर दोनों की आरती करती हैं और फिर रूही से घर में कलश को पैर से गिराकर अंदर आने को बोलती हैं। रूही भी थोड़ा समझ नहीं पाती, लेकिन फिर उसको पता था कि ऐसा सब कुछ नाटकों में होता है। उसने सीरियल्स देखे थे तो उसने सेम वैसा ही किया जैसे मूवीज और सीरियल्स में होता है। उसको इन रस्मों के बारे में कुछ नहीं पता था, इनका महत्व क्या है। बस वो तो एंजॉय कर रही थी। उसने कलश को गिराकर आलते की थाली में पैर रखकर अंदर प्रवेश किया। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। सौरभ की मोम ने दोनों को मंदिर में जाकर आशीर्वाद दिलवाया और फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म की गई, जिसमें कि सौरभ ने जब पहली बार में अंगूठी निकाल ली तो रूही उससे गुस्सा होकर बैठ गई और मुंह फुलाकर उसे देखने लगी और बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप हार नहीं सकते थे क्या? उसकी नादानी वाली बात देखकर सलोनी मुस्कुरा देती है और फिर रूही के पास आकर बैठते हुए बोली, सही कहा तुमने। क्यों देवर जी, आपको हारना चाहिए ना? वैसे भी आगे से रूही की चलने वाली है, आप तो हमेशा दबकर ही रहने वाले हैं। ये बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। जब सलोनी ये बात कहती है तो उसका हस्बैंड राजवीर जो सामने ही सौरभ के पास में बैठा हुआ था वो उसे घूरता है। तो सलोनी उसे अपनी एक आंख बिंग करके देखने लगती है। राजवीर एकदम सकपका जाता है और अपने मन में ये नहीं सुधरने वाली और मुस्कुरा देता है। अगले दोनों बार रूही अंगूठी को ढूंढती है और ये सब कुछ सौरभ ने ही किया था। उसने कोशिश ही नहीं करी थी अंगूठी ढूंढने की, वरना उसे तो कई बार अंगूठी मिल भी चुकी थी। लेकिन उसे रूही की खुशी के लिए उसकी साइड में अंगूठी को खिसका देता था। ये सब सलोनी भी देख रही थी, उसको पता था सौरभ रूही को काफी पसंद करता है और उससे प्यार करता है। ये पहली नजर का प्यार था। वो जानती थी ये प्यार कैसे परवान चढ़ता है। ये तो सलोनी और राजवीर अच्छे से जानते थे क्योंकि दोनों की लव मैरिज हुई थी। दोनों ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे और फिर प्यार में ऐसे डूबे कि दोनों ने शादी भी कर ली। और आज वो रूही और सौरभ के लिए काफी खुश थी। लेकिन कोई था ऐसा जिसके चेहरे पर नफरत नजर आ रही थी, और ये आपको आगे पता चलने वाला था वो इंसान था कौन। ऐसे ही सौरभ की मोम ने जितनी रस्में थी वो सारी करा दी और फिर सलोनी से कहा, अब तुम रूही को सौरभ के कमरे में छोड़ाओ। ये सुनकर रूही सलोनी को देखने लगती है।
उसे सलोनी काफ़ी अच्छी लगी थी, तो वो उसके साथ चली जाती है और उससे जाते हुए बोली, क्या आप मेरे साथ रूम में सोएंगी? ये सुनकर सलोनी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं नहीं, बल्कि तुम्हारे हस्बैंड। तुम्हें नहीं पता, हस्बैंड के साथ सोते हैं ना? तो रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो मैं जानती हूँ, मैंने बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं जिसमें कि वाइफ हमेशा अपने हस्बैंड के साथ सोती है, तो क्या वो भी मेरे साथ सोएंगे? इस बात पे सलोनी उसे देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। और ये कहकर वो उसे रूम में ले जाती है। सौरभ के रूम को देखकर रूही बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि रूम बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। सेंटेड कैंडल्स, फ्लावर्स वहां पर बिखरे हुए थे, और बेड तक जाने के लिए नीचे फ्लावर्स की रोड बनी हुई थी, जिसमें कि वो चलकर जा रही थी। सलोनी उसे छोड़कर वहां से निकल जाती है और रूही घूम घूम कर पूरे रूम को देख रही थी। लाल जोड़े में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पायल की हल्की सी आवाज के साथ में वह कमरे में बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर मासूमियत, लेकिन थोड़ा डर भी था। उसे थोड़ा घबराहट भी हो रही थी। वो अभी अभी शादी करके इस घर में आई थी और पत्नी होने का मतलब वो अभी तक समझ नहीं पाई थी। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। सौरभ झा, लंबा, हैंडसम, काम, लेकिन अंदर से इमोशनल, कमरे में आता है। उसकी नजर रूही पर पड़ती है और वो मुस्कुरा देता है। सौरभ उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है रूही उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी, वो उससे दूर जा रही थी। तो वो उसे देखकर कहता है, इतनी दूर क्यों बैठी हो, आओ ना मेरे पास। रूही उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता था उसकी फ्रेंड्स ने उसे समझाया था, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, कि फर्स्ट नाइट को उनके हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में उन्हें कितना दर्द देते हैं। उसे सारी बातें तो नहीं बताई थी, लेकिन कुछ बातें अपनी फ्रेंड्स को बता दी थी, क्योंकि वो जानती थी रूही कितनी नादान है। लेकिन उसे नहीं पता था, इन बातों को सुनकर रूही तो कुछ अलग ही दिमाग में खिचड़ी पका लेगी। उसे तो लग रहा था सौरभ आके कहीं उसकी पिटाई ना कर दे, जिससे कि उसे दर्द हो। वो इसी बात को लेकर सौरभ को देख रही थी, जो कि उसे ही बड़े प्यार से देख रहा था। रूही उसे देखकर घबरा कर उठती है और हकलाते हुए बोली, मैं बस ऐसे ही। सौरभ उसके पास आता है और धीरे से उसके बालों को कान के पीछे करता है। रूही का दिल तेजी से धड़कने लगता है। सौरभ, अब तुम मेरी वाइफ हो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो उसके करीब आता है और उसके सिर से दुपट्टा हटा देता है। रूही थोड़ी सी घबरा जाती है और जैसे ही पीछे को हटने लगी, सौरभ ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों की तरफ झुकने लगा, जिसे वो कब से चूमना चाहता था। और अब वो उनके काफी करीब पहुंच चुका था, और जैसे ही वो उसे चूमने की या किस करने की कोशिश करता है, रूही तुरंत पीछे हट जाती है और डरी हुई आवाज में, नहीं नहीं प्लीज। सौरभ एकदम ठिठक जाता है। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द दिखता है और थोड़ी बेचैनी भी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए, क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो? रूही हल्की सी आवाज में, मुझे पता है फर्स्ट नाइट को बहुत दर्द होता है, आप मुझे मारेंगे तो नहीं? ये सुनकर सौरभ थोड़ा हैरान रह जाता है। भला वो अपनी नई नवेली दुल्हन को क्यों मारने वाला है? वो उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर उसको बैठाते हुए, क्या हुआ, ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूं? तो रूही थोड़ा घबराकर बोलती है, कुछ नहीं। सौरभ उसकी झिझक को समझते हुए उसे अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाल कर देता है। तो रूही उसे देखने लगती है और मुस्कुरा देती है और जल्दी से उस बॉक्स को खोलने लगती है। सौरभ उसकी मुस्कुराहट को देखकर उसके दिल को थोड़ी शांति मिलती है कि कम से कम रूही अब उससे डर तो नहीं रही है। रूही ने जैसे ही बॉक्स खोला, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसमें बेहद ही खूबसूरत पायल थी। सौरभ को इतना पता चल चुका था कि रूही को पायल का बहुत शौक है, इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए खूबसूरत सी पायल लेकर आया था। रूही उन पायल को मुस्कुराते हुए देख रही थी और बोली, आपको पता है मुझे पायल बहुत पसंद है। तो सौरभ कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें पायल पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पायल ला आया हूँ। यह सुनकर रूही उसे देखने लगती है और बोली, आपको कैसे पता? सौरभ कहता है, मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। यह सुनकर रूही मुस्कुरा देती है और उसे देखने लगती है और फिर कहती है,
मुझे ये पहनने में हेल्प करो ना। सौरभ उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराकर उसे प्यार से पायल पहनाने लगता है। रूही भी बड़े प्यार से अपने पैरों को देख रही थी, जिसमें वो पायल बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो उसने पायल पहनी हुई थी, लेकिन वो काफी भारी थी। तो वो सौरभ को देखकर कहती है, इन्हें निकाल दो, ये बहुत दर्द कर रही हैं, बहुत भारी है ना। सौरभ भी उसकी बातों को सुनकर वो बड़ी वाली पायल निकाल देता है और अपनी हल्की सी पायल उसके पैरों में पहना देता है। वो तो सोच रहा था रूही उसे प्यार से देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन रूही तो अपनी पायल को देखकर मुस्कुरा रही थी। सौरभ ऐसे ही बैठे बैठे उसे देखने लगता है और फिर उसे हल्का सा झुकाकर बेड पर लेटा देता है। रूही, जो अभी तक अपने पायल को देखने में लगी हुई थी, वो एकदम डर जाती है और बोली, क्या क्या करने वाले हैं आप? सौरभ को थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या रूही को ये भी नहीं पता कि हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? वो उसे देखकर बोला, वही जो हर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट नाइट को करता है, प्यार। ये सुनकर रूही उससे बोली, मुझे पता है फर्स्ट नाइट को हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत दर्द देते हैं, क्या आप भी मुझे दर्द देने वाले हो? ये सुनकर सौरभ थोड़ा हैरान रह जाता है और फिर उसके करीब झुकता हुआ बोला, ऐसी बातें नहीं करते, मैं बहुत सॉफ्ट रहूंगा और बिल्कुल भी तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। ये सुनकर रूही, नहीं, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि फर्स्ट नाइट को हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत दर्द देते हैं, प्लीज आप मुझसे दूर हट जाओ। और यह कहकर वो पीछे हट जाती है। सौरभ को थोड़ा अजीब सी बेचैनी होती है और वो उसका हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब करके बोलता है, प्लीज रूही, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं दूंगा, बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा, बहुत प्यार करूंगा तुम्हें मैं। ये कहकर वो उसके गल को चूम लेता है। तो रूही थोड़ा और डर जाती है और पीछे की तरफ हटते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं करना कोई प्यार बार, मैं चेंज करने जा रही हूँ। इन ज्वेलरी और इस लहंगे में मुझे बहुत परेशानी हो रही है, आप मुझे वॉशरूम बता दो। और ये कहकर वो अपने बैग में साइड में जो बैग रखा हुआ था उसमें से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और बेचारा सौरभ उसे देखता रह जाता है। उसकी फर्स्ट नाइट का ख्वाब तो ख्वाब ही बनकर रह गया था। उसने कितना कुछ सोचा था अपनी वाइफ के साथ में करने को, लेकिन आज तो वो ऐसे ही सब कुछ देखता ही रह गया। थोड़ी देर में रूही अंदर रूम में आती है। इस समय पर उसने वाइट कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। सौरभ तो उसे देखकर फिर से उसका दिल धड़कने लगता है। वो उसको अपने करीब करना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ तो उससे दूर भागने में लगी हुई थी। उसने भी अपने मन को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तुम रेडी हो जाओगी तभी हम सब कुछ करने वाले हैं। रूही बिस्तर के एक कोने में सिमट कर लेट जाती है। आज वो काफी थक चुकी थी, इसलिए जल्दी ही उसे नींद भी आ जाती है। इधर दूसरी तरफ सौरभ भी उसे देखता हुआ वॉशरूम चला जाता है और फिर फ्रेश होकर दूसरी तरफ लेटकर छत को देखने लगता है और फिर रूही की तरफ देखने लगता है, जो कि उसकी तरफ ही करवट लेकर सो चुकी थी। सौरभ, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझसे इतना दूर क्यों रह रही है? यही सोचता हुआ वो भी गहरी नींद में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही, जो कि अभी तक सोई हुई थी, और सौरभ उठकर उसे ही निहार रहा था। वो उसके करीब आकर उसके चेहरे से बालों को पीछे करता है तो रूही एकदम आंखें खोल देती है। सौरभ थोड़ा सा सकपका जाता है और जैसे ही हाथों को पीछे करने लगता है तो देखता है रूही ने उससे कुछ नहीं कहा। तो वो बड़े प्यार से उसकी तरफ झुकता है और उसके माथे को चूम लेता है। रूही को यह एहसास अच्छा लगा, क्योंकि उसके डैड भी उसे कई बार उसके माथे पर किस कर लेते थे, इसलिए उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सौरभ ने कहा, जाकर फ्रेश हो जाओ, भाभी अभी आई थी, उन्होंने बोला है आज मंदिर में दिया तुम्हें ही जलाना है। ये सुनकर रूही भी जल्दी से उठ जाती है और बोली, हाँ मुझे तो ये पता है, मेरी मम्मी ने मुझे समझा कर भेजा था कि ससुराल में जल्दी उठना होता है। ये सुनकर सौरभ मुस्कुरा देता है और हाँ में सिर हिला देता है। तो रूही उसे बिना कुछ कहे जल्दी से अपना बैग खोलती है और फिर अपने कपड़ों को निकालकर वॉशरूम में जाने लगती है और फिर पीछे पलटकर बोली, क्या आप मेरे कपड़े लगाने में हेल्प करेंगे? मुझे यहाँ पर बोर्डरूम में थोड़े जगह खाली कर दीजिए। मैंने देखा आपने सारे कपड़े अपने फैला रखे हैं, तो भला मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगी? ये वो बहुत ही क्यूट अंदाज में बोल रही थी। उसके अंदाज पर तो
सौरभ का दिल फिर से बार बार धड़क रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं सर्वेंट से बोल दूंगा, वो हमारे कपड़े और तुम्हारे सही से सेट कर देगी। ये सुनकर रूही उसे देखती और बोली, आप क्यों नहीं कर सकते? ये सुनकर बेचारा सौरभ उसे देखने लगता है। वो भला इतना बड़ा बिजनेसमैन भला कपड़े लगाने का काम क्यों ही करेगा जब उसके घर में इतने सारे सर्वेंट हैं। लेकिन उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे कपड़े लगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर रूही भी मुस्कुराकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर अंदर से ब्लाउज और पेटीकोट तो पहन लेती है। वो अंदर खड़ी हुई थी और अपनी साड़ी को देख रही थी। पूरा वॉशरूम गीला हुआ था। वो सोचने लगी, अब मैं इस साड़ी को कैसे पहनूंगी? मोम ने तो कहा था कि आज मुझे साड़ी ही पहननी होगी। कुछ सोचकर वो रूम से बाहर आती है और ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो जाती है। इधर सौरभ, जो जिम से अभी अभी आया था, और जैसे ही वो अंदर आता है, अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रूही ने शेप बियर तो पहन लिया था, लेकिन उससे अभी तक डोरी भी नहीं बंधी थी और साड़ी उसकी साइड में पड़ी हुई थी। यह देखकर सौरभ के हाथ पैर एकदम जम जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से डोर लॉक करता है कि कहीं कोई अंदर ना जाए, और तुरंत रूही की तरफ बढ़ता बोला, तुम यहाँ क्यों चेंज कर रही हो? तो रूही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वॉशरूम काफ़ी गीला था, और फिर हमारे रूम में कौन आने वाला है मुझे पता है। ऐसे कोई किसी के रूम में नहीं आता जब तक डोर को नॉक नहीं करता, और वैसे आप ऐसे कैसे आ गए? तो सौरभ ने उसे देखकर कहा, ये मेरा भी तो रूम है ना। तो रूही ने कुछ सोचकर अपने गालों पर टैप करते हुए कहा, यह तो बात सही है, और फिर अपनी साड़ी को देखने लगी और बोली, क्या आपको साड़ी पहनानी आती है? सौरभ उसे ऐसे देखता है जैसे उसने कोई बड़ी अनोखी बात सुन रही हो। वो अपने मन में, भला मैंने किसी को साड़ी कब पहनाई है? मैंने तो किसी को साड़ी पहनते देखा तक नहीं। ये सोचकर वो उसे देखता हुआ, नहीं। तो रूही थोड़ा निराश होकर, मुझे थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन पूरी तरीके से बांधनी नहीं आती, और फिर अपने पीछे डोरी को बांधती हुई, मुझसे तो ये भी नहीं बंध रही। तो सौरभ उसके करीब आता है। तो रूही आगे हटती हुई, नहीं नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। तो सौरभ उसे देखता हुआ, मैं कोई थोड़ी हूँ, मुझसे तो हेल्प ले सकती हो ना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहकर वो उसकी डोरियों की तरफ झुकता है और फिर धीरे धीरे उन्हें बांधने लगता है। सौरभ की उंगलियां जैसी उसे टच होती हैं, रूही को अजीब सी गुदगुदी सी उसके जिस्म में दौड़ जाती है, लेकिन वो इन एहसासों को समझ ही नहीं पाती और देखते हुए बोलती है, दूर से करो ना, मुझे गुदगुदी हो रही है। ये सुनकर सौरभ उसे देखने लगता है, जो कि अपनी आंखें बंद करे मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराते हुए देख सौरभ भी मुस्कुरा देता है और फिर उसकी डोरियों को बांधकर उसे अपने हल्के से करीब कर लेता है और पीछे अपने होठ रख उसे हल्का सा चूम लेता है। रूही को अजीब सा एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सौरभ तो बेचारा पीछे खड़ा है, वो भी हाथ बांधकर। सौरभ ने उसे पता भी नहीं चलने दिया और उसके पीठ पर प्यार भरा चुम्बन भी दे दिया, लेकिन वो एकदम पीछे हट गया था। उसको पता था रूही कहीं कुछ भूल से उसे दूर जाने की बात ना करने लगे, इसलिए वो पहले ही पीछे हट चुका था। रूही जल्दी से बोली, थैंक यू, और फिर साड़ी पहनने लगती है। उसने साड़ी काफ़ी हद तक पहन ली थी, बस उसे और प्लेट्स सही से नहीं लग रही थी। तो सौरभ ने नीचे झुककर उन प्लेट्स को लगाना शुरू कर दिया। उसने अपने मोबाइल में अभी अभी चेक किया था कि साड़ी कैसे पहनते हैं। वो उसी तरीके से उसकी हेल्प करने लगा। रूही भी जल्दी जल्दी अपनी साड़ी पहनने लगी और फिर अपनी पिन को उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली, आप ये पिन और यहाँ पर लगा दीजिए। ये कहकर वो कंधे की तरफ इशारा करती है। तो सौरभ उसके हल्के से बालों को साइड करके सेफ्टी पिन से उसके पल्लू को पिन कर देता है। तभी सौरभ, जो बड़े प्यार से रूही को देखने में लगा हुआ था, और रूही अपनी बैंगल्स पहनने में लगी हुई थी, उनकी डोर पर कोई नोक करता है। सलोनी बाहर से बोलती हुई, क्या हुआ देवर जी, अभी तक आंख नहीं खुली क्या? सौरभ समझ चुका था उसकी भाभी उसे परेशान जरूर करने वाली है, तो जल्दी से डोर के पास जाता है और डोर ओपन करता हुआ बोलता है, कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। इससे पहले कि वो वॉशरूम में जाता, सलोनी अंदर आकर बोली, क्यों, क्या हुआ? अब आपको बड़ी परेशानी हो रही है, और रात भर जो मेरी देवरानी को परेशान किया वो? ये कहकर वो रूही को देखकर मुस्कुरा रही थी और रूही उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। सौरभ अपने मन में, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी लाडली देवरानी ने मुझे कुछ करने ही कहाँ दिया, ये कहकर वो मुंह बनाता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। बेचारे के
सारे ख्वाबों पर रूही ने एक ही रात में पानी जो फेर दिया था। वो समझ चुका था रूही को उसे पहले रिलेशन समझाने पड़ेंगे, तभी वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकता है। वो उसकी नादानी को देखकर समझ चुका था उसकी वाइफ किसी भी तरीके के रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए अभी राजी नहीं है। थोड़ी देर में सब लोग नीचे चले जाते हैं। सलोनी रूही के साथ नीचे आ रही थी। सौरभ भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। रूही ने इस समय पर रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, हाथों में बैंगल्स, गले में मंगलसूत्र और सिंदूर। वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। सभी देखकर उसे मुस्कुरा देते हैं। तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सौरभ की माँ सुनीता झा, पिता महेंद्र झा, बड़े भाई राजवीर झा, भाभी सलोनी और एक हैं चाची सास कमला देवी, जो कि हमेशा से इस शादी के खिलाफ थीं और जैसे ही फिर से रूही को देखती हैं अपना मुंह बिगाड़ लेती हैं। रूही नीचे आती है और फिर सबके सामने खड़ी जाती है। तो कमला, अरे नई बहू, क्या इतना भी नहीं जानती कि आकर सबके बड़ों के पैर छूने होते हैं, या फिर यहाँ पर सिर्फ सजने के लिए आई हो? रूही एकदम चुप हो जाती है। उसको उनकी बातों से एकदम डर लग गया था, क्योंकि कमला जी बड़ी ऊंची आवाज में बोली थी। सलोनी तुरंत बीच में आकर बोली, चाची जी, रूही अभी नहीं है, उसको नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। और रूही की तरफ देखकर, रूही, सब बड़ों का आशीर्वाद लो। रूही भी उसकी बात को समझकर अपनी सासू माँ सुनीता झा, महेंद्र झा और राजवीर के भी पैर छू लेती है। और जब वो सलोनी के पास जाती है तो सलोनी उसे गले से लगाती हुई, मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, भला बड़ी बहन के कौन पैर छूता है? रूही भी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है। और जब चाची सास के पास जाती है तो कमला देवी पीछे हटकर बोलती हैं, बस बस रहने दो, हो गया ये नाटक। रूही उनको देखने लगती है और बोली, पहले तो आपने ही बोला था ना, अब आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? उसकी इतनी प्यारी सी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और चाची अपना मुंह बना लेती है। उनके चेहरे पर उसे देखकर बहुत ज्यादा जेलिसी दिख रही थी। बस वो फीका सा मुस्कुराकर उसे देखने लगती हैं, क्योंकि वो किसी को भी जताना नहीं चाहती थी कि उन्हें रूही पसंद नहीं है। थोड़ी देर में सौरभ की माँ सुनीता जी उसे मंदिर लेकर जाती हैं और फिर दोनों को आशीर्वाद दिलाती हैं। रूही भी प्यार से दिया बाती करती है और फिर सलोनी के साथ किचन में चली जाती है, क्योंकि आज उसे मीठा बनाने की रस्म करनी थी। ज़्यादा तो उससे नहीं आता था, लेकिन जितना भी आता था उसने कई बार अपनी मम्मी को सूजी का हलवा बनाते देखा था, तो वो उसकी तैयारी करने लगी। सलोनी उसकी हेल्प कर रही थी। उसे पहले से ही पता था कि रूही को खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब उसने पूछा था कि तुम्हें किचन में क्या करना आता है, तो रूही ने बस बोला, पानी उबालना आता है। यह सुनकर सलोनी समझ चुकी थी कि किचन के बारे में रूही को कोई अंदाजा नहीं है कि क्या करना है, इसलिए वो उसकी मदद के लिए उसके साथ आ चुकी थी और उसकी हेल्प भी कर रही थी। कमला देवी अपने कमरे में बैठी थी और अपने आप से, ये रूही मेरे काजल के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। सौरभ तो सिर्फ मेरी भतीजी काजल का हक है। उनकी आंखों में साजिश चमक रही थी और उनके दिमाग में कुछ तो घूम रहा था। काजल, काजल कमला देवी की भतीजी है और वो चाहती थी कि सौरभ काजल से शादी करे। काजल, सौरभ और राजवीर एक ही साथ कॉलेज में पढ़े हुए थे। सलोनी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी और सलोनी और राजवीर की शादी भी उस कॉलेज में उनके ग्रेजुएशन के बाद तय कर दी गई थी। सलोनी को काजल बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी वो कितनी ज़्यादा घमंडी है और ऊपर से उसकी नज़र हमेशा से ही सौरभ पर थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करती थी। और इस बात से काजल को कोई मतलब नहीं था। उसे जब पता चला था कि सौरभ ने किसी और से शादी करने का फैसला किया है, तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी और अपने घर पर तोड़फोड़ भी कर डाली थी और अपनी बुआ से भी गुस्से में बहुत बुरा भला बोला था कि आप कैसे सौरभ की शादी किसी और से होने दे सकती हैं। लेकिन अब क्या ही होने वाला था। लेकिन अब कमला देव के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो क्या था, वो तो आगे ही पता चलने वाला था। रूही भी सलोनी की मदद से हलवा बना देती है और सबको सर्व करती है। सब बड़े ही प्यार से हलवा खाते हैं, क्योंकि अच्छा बना था। सलोनी ने उसकी हेल्प जो कर दी थी। हलवा खाकर सब लोग रूही को गिफ्ट देते हैं, तो रूही बड़ी खुशी से
गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है क्योंकि गिफ्ट तो उसे पहले से ही पसंद थे। कमला देवी भी उसे मुंह बनाते हुए एक बॉक्स दे देती हैं जिसमें उन्होंने हल्की सी पायल उसको गिफ्ट में दी थी। इससे उसको कोई मतलब नहीं था, उसको तो बस ये पता था कि बस उसको गिफ्ट मिल रहे हैं। उसे नहीं पता था किसे उससे जलन है और किसकी आंखों में किस तरीके के भाव उमड़ रहे हैं। ऐसी पगफेरे की रस्म की जाती है और दिन गुजरने लगते हैं। सौरभ रूही के जब भी करीब आने की कोशिश कर रहा था, वो हमेशा उससे दूर हो जाती और इस बात से सौरभ को बहुत ही अजीब भी फील होता था। वो कितनी बार तो रूही को घुमाने के लिए लेकर गया था, उसे रोमांटिक मूवीज और मॉल में शॉपिंग कराना, बहुत कुछ किया था, लेकिन रूही को उसके जज्बात समझ में नहीं आ रहे थे और इस बात को सलोनी भी नोटिस कर रही थी। उसको उन्हें पूरी बात तो नहीं पता थी, लेकिन वो समझ पा रही थी कि सौरभ के दिल में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि कई बार उसने रूही को सौरभ के साथ अजीब सा बिहेव करते देखा था। जैसे जब सौरभ उसके करीब आकर बैठता, उसका हाथ पकड़ता, तो रूही अपना हाथ चुराकर दूर होकर बैठ जाती। ये सब कुछ सलोनी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिन में वो ये तो समझ गई थी कि रूही काफी नादान है और अभी तक इस रिश्ते को सही से समझ नहीं पाई है, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि वो जानती थी अगर रिश्ते में इस तरह की दूरियां रहें तो रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते और तो और तीसरा उसमें आकर फायदा उठाने की कोशिश भी करता है। इस बात से उसे थोड़ा बेचैनी भी फील हो रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने सोच लिया था वो रूही से इस बारे में बात करेगी, उसे समझाएगी कि वो इस तरह की हरकत ना करे। सौरभ जब भी उसके साथ रोमांटिक मूवी प्ले करता और उसे अपने पास बिठाता, तो रूही तुरंत उस मूवी को हटाकर कोई दूसरी कॉमेडी मूवी चला देती और खूब हंसने लगती। सौरभ तो बेचारा उसके मुंह को देखने लगता था। वो उसके साथ रोमांस करना चाहता था, उससे टच करना चाहता था, लेकिन रूही तो हर किए कराए पर पानी फेरती जा रही थी। एक दिन सौरभ उसे मार्केट लेकर गया था और रास्ते में जैसे ही रूही ने गोलगप्पे का स्टॉल देखा, वो तुरंत गाड़ी रोकने को कहती है। सौरभ भी गाड़ी रोक देता है और फिर उसके साथ जाने लगता है, जो कि गोलगप्पे स्टॉल के पास जा रही थी। रूही खुश होकर, मुझे ये बहुत पसंद है। सौरभ उसे देखता है और मुस्कुरा देता है। तभी तो मैंने तुमसे शादी की थी। रूही शौक होकर उसे देखती है। सौरभ, मैंने पहली बार तुम्हें यहीं देखा था, गोलगप्पे खाते हुए। रूही के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो बोली, अच्छा, तो आपको भी गोलगप्पे पसंद हैं? ये कहकर वो उसके मुंह में गोलगप्पा डाल देती है। सौरभ तो बेचारा सी करने लगता है, क्योंकि गोलगप्पे में बहुत ज्यादा मिर्ची थी। रूही उसे देखकर हंसने लगती है, लेकिन जब वो देखती है सौरभ की हालत कुछ ज्यादा खराब हो रही है, तो वो जल्दी से उसके मुंह में एक मीठी सी पापड़ी डाल देती है, जिससे कि सौरभ को कुछ शांति होती है। गोलगप्पे खाने के बाद में दोनों खुश होकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि आज सौरभ ने उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। उसको अब थोड़ी आस नजर आ रही थी कि शायद रूही अब उसे समझने लगे। उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया था, तो रूही ने कोई ऐतराज नहीं जताया था, जो कि हर बार उसे झटक देती थी। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। आज रात सौरभ जैसे ही अपने रूम में आता है, तो उसकी आंखें रूही पर टिक जाती हैं, जो कि अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। उसने एक क्रॉप टॉप और छोटा सा शॉर्ट पहना था। उसे देखकर सौरभ के शरीर में फिर से गर्मी सी दहक उठती है। वो उसके करीब जाना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन रूही तो हमेशा ही उसे दूर भागती थी। लेकिन आज उसने सोच लिया था वो फिर से उसके पास आने की कोशिश करेगा। सौरभ जल्दी से वॉशरूम में जाता है और फिर फ्रेश होकर बाहर आता है, तो देखता है रूही बेड पर बैठकर मोबाइल पर कोई कॉमेडी मूवी देख रही है और खूब हंस रही है। सौरभ भी उसे देखकर उसके करीब बैठ जाता है और फिर उसके काफी करीब आ जाता है। उसने अपनी शर्ट नहीं पहनी थी। उसे लगा शायद वो उसकी बॉडी को देखकर थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो जाए। रूही जब उसे देखती है और फिर उसकी बॉडी को देखकर उससे बोलती है, आप नंगू पंगू क्यों घूम रहे हैं, जाकर चेंज कर लो ना। उसकी बातें सुनकर बेचारा सौरभ फिर से निराश हो जाता है, लेकिन अपनी जगह से नहीं हटता और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को
उसकी कमर में डालकर अपने करीब कर लेता है। रूही को अभी तक तो कोई अंदाजा नहीं था कि सौरभ क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसने उसके हाथों को अपनी कमर से ऊपर जाते हुए देखा तो उसने उसका हाथ तुरंत पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये गंदी बात होती है, आपको नहीं पता क्या? तो सौरभ जल्दी से उसके हाथ से मोबाइल हटाकर उसके ऊपर आता हुआ, तुम्हें पता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये गंदी बातें होती रहती हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ गंदी बातें कैसे करते हैं। ये कहकर वो जल्दी से उसकी नेक की तरफ झुक जाता है और उसे प्यार से चूमने लगता है। रूही जैसे ही इस टच को महसूस करती है, उसकी हल्की सी सिसकी निकल जाती है। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था। पहले तो उसने सौरभ को दूर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जैसे ही सौरभ ने उसके लिप्स पर अपने होंठ रखे, वो उसे झटपटाने लगती है और उसे दूर करने लगती है। लेकिन सौरभ उसे नहीं छोड़ता और बेतहासा उसके होठों को चूमने लगता है। आज वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि कम से कम रूही के साथ में वो कुछ तो टाइम स्पेंड करे। अगर वो अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाएगा तो ऐसे तो दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। उसे किस करते करते जब उसे महसूस हुआ कि रूही को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन उससे दूर नहीं हुआ। उसने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और फिर उसके गालों को, उसके पूरे गले को किस करने लगा। रूही अपनी सांस को संभाल कर बोली, दूर हटो मुझसे, ये तो गंदी बात है ना। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख सौरभ एकदम से सपका जाता है और जल्दी से उसे दूर हटते हुए बोला, देखो मैं दूर हट गया हूं, अब रोना बंद करो। लेकिन रूही तो रोने में लगी हुई थी। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सब गहरी नींद में सो चुके थे। सौरभ ने अपने रूम को साउंड प्रूफ पहले ही करवा लिया था, क्योंकि वो अपनी और रूही की क्लोजनेस को किसी को भी जताना नहीं चाहता था। लेकिन आज जब वो रूम में आया तो रूही को देखकर सब कुछ भूल चुका था और उसने सही से डोर लॉक नहीं किया। बाहर से कमला देवी, जो नीचे किचन से पानी की बोतल लेकर अपने रूम में जा रही थी, जैसे ही उन्होंने उस रूम से ऐसी आवाजें सुनी तो वो डोर से कान लगाकर खड़ी हो गई और अंदर की बातें सुनने लगी। रूही जो रोकर बोल रही थी, आप मेरे ऐसे पास क्यों आते हैं? मैंने कहा ना मेरे पास मत आया करो। तो सौरभ उसे प्यार से समझाता हुआ, ठीक है नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास, रोना बंद करो। और धीरे से उसके गाल पर किस करता है। तो रूही, अब ये क्या है? तो सौरभ उसके पास बैठता हुआ, अब इतना तो कर सकता हूं ना प्लीज। तो ये कहकर रूही मुस्कुराकर, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर, गाल पर इशारा करके बोलती है, और कहीं भी नहीं। और इस तरह की हरकत मत किया करो, ये हाथों को संभाल के रखा करो, ये गंदी बात होती है, मेरी टीचर ने मुझे समझाया था। यह सुनकर सौरभ तो उसे ऐसे देखता है जैसे पता नहीं किस अजूबे को देख लिया हो, और अपने मन में, पता नहीं मेरे बच्चे कभी होंगे भी या नहीं, या मैं ऐसे ही बुढ़ा लुढ़क जाऊंगा। ये कहकर वो बड़े ही अफसोस के साथ में रूही को देख रहा था। रूही भी जल्दी से बेड पर जाकर बैठ जाती है और फिर से अपना कॉमेडी सीरियल देखने लगती है, और बेचारा सौरभ दूसरी साइड आकर लेट जाता है और उसे ही देखने लगता है, जो कि मस्त होकर अपने सीरियल में लगी हुई थी। इधर कमला देवी, जो बाहर ये सब बातें सुन रही थी, उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलती हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। उनके चेहरे पर एक भयंकर शैतानी मुस्कुराहट थी, जो बता रही थी अब वो कुछ बड़ा करने वाली हैं। कमला देवी धीरे से, मतलब अभी तक इनके बीच में कुछ नहीं हुआ, अब खेल होगा और भी ज्यादा मजेदार। वो अपने रूम में जाती हैं और जल्दी से काजल को फोन लगा देती है। काजल, जो कि एक होटल के रूम में थी और किसी लड़के के साथ में, एक दूसरे के साथ में प्यार में खोए हुए थे, जैसे ही अपना फोन बजता देखती है, तुरंत उस लड़के को दूर करके अपना फोन पिक करती है और कमला देवी से बातें करने लगती है, जो कि उसे समझा रही थी कि तुम्हारा जहां मेंशन आने का वक्त हो गया है। अगर तुम चाहती हो कि सौरभ तुम्हारी इस लाइफ में आए तो कल को ही यहाँ पर किसी बहाने से आ जाओ। काजल भी जानती थी कि उसका जो मकसद है जहां मेंशन में एंट्री करने का और सौरभ को अपना बनाने का, उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, क्योंकि वो जानती थी जहाँ फैमिली कितनी ज़्यादा रेपुटेटिव और कितनी अमीर फैमिली है, और वो इस फैमिली को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। तो उसने कहा, मैं कल ही आ रही हूँ,
और अपना वादा याद रखना, मुझे किसी भी कीमत पर सौरभ चाहिए। कमला देवी बोली, ठीक है, कम से कम आओ तो। कुछ दिनों बाद काजल जहां मेंशन के गेट पर खड़ी थी और एक डेविल स्माइल के साथ में उसे देख रही थी और अपने मन में बोली, सौरभ, अब वक्त आ चुका है कि तुम पूरी तरीके से मेरे हो जाओ और तुम्हारी उस वाइफ को तो तुम्हारी लाइफ से मैं निकाल कर ही रहूंगी। ये काजल का वादा है। ये कहकर वो घर में एंट्री करती है। काजल अंदर आती है और सीधा अपनी बुआ के गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए, बुआ, मैंने आपको बहुत याद किया। सभी लोग उसे देखते हैं, जो कि वहीं पर बैठकर सुबह की चाय और नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। रूही भी सलोनी के साथ ही बैठी हुई थी और उसके साथ कुछ ज्वेलरी देख रही थी, जो कि सलोनी उसे दिखा रही थी। काजल मॉडर्न, स्मार्ट और एक चालाक लड़की है। काजल, हेलो एवरीवन। सभी देखकर उसे फीसकाता मुस्कुरा देते हैं। सौरभ की माँ भी उसे प्यार से कहती हैं, बेटा, आज बड़े दिनों बाद आई। तो काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना आंटी, मुझे यहाँ अपने कॉलेज में कुछ काम था, बस इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं। आप तो जानती हैं ना मुझे अपनी पढ़ाई से कितना प्यार है। कमला देवी मुस्कुराते हुए अपने मन में, अब देख रूही, तेरा घर ये कैसे छीनती है। ये कहकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। काजल सौरभ को देखती है, जो कि अभी अभी स्टेज से नीचे आ रहा था, और जाकर तुरंत उसके गले लग जाती है। जैसे ही वो सौरभ के गले लगती है, सौरभ पहले तो हैरान रहा, लेकिन काजल को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, काजल, बड़े दिनों बाद। काजल मुस्कुराकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने तो मुझे कभी याद ही नहीं किया। हम कितना एंजॉय करते थे बचपन में, लेकिन तुमने तो बिल्कुल सोचा ही नहीं। और कॉलेज तक हम साथ रहे हैं, लेकिन तुम तो मेरी वैल्यू ही नहीं करते। ये उन बातों को बड़ी अदाओं से कह रही थी। इधर रूही, जो कि सलोनी के पास देखी बैठी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस तरीके से काजल सौरभ के साथ खड़ी थी, उसे इस बात से बेहद ही बेचैनी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। सलोनी जो उसके पास बैठी थी, वो उसके रिएक्शन को नोटिस कर रही थी। वो अपने मन में, रूही, मैं तो पहले ही सोच रही थी, अगर तुमने अपने रिश्ते को सौरभ के साथ ठीक नहीं किया, तो कोई तीसरा तुम्हारे रिश्ते को कहीं छीन न ले। इस बात का मुझे डर था, और आज मेरा डर सामने नजर आ रहा है। ये बात वो काजल को देखते हुए बोल रही थी, और फिर उसने ठान लिया था, आज वो रूही से जरूर बात करेगी। शाम को काजल, जो कि अपने रूम में थी, कमला देवी उसके रूम में आकर बोलती हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सौरभ के साथ स्पेंड करना होगा, चाहे ऑफिस हो, कॉलेज हो, या पर किसी और बहाने से। काजल भी कहती है, ओके बुआ, बस आप ध्यान रखना, आपको मेरा साथ देना है। इस बात में कमला देवी कहती हैं, ये भी कोई बात है, मैं भी तो तुम्हारा साथ दूंगी हमेशा के लिए। तुम चिंता मत करो, बस अपना कदम बढ़ाओ। ये कहकर वो तिरछी मुस्कुराहट दे देती हैं। इधर सलोनी रूही के रूम में बैठी थी और उसके पास बैठकर उसे समझा रही थी, देखो रूही, जैसा तुम सोचते हो ऐसा कुछ नहीं है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ रिलेशन होते हैं, तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए। और इस तरह की हरकत जो तुम करती हो, सौरभ को खुद से दूर करती हो, ऐसा मत किया करो, ये अच्छा नहीं होता। तो रूही बड़ी मासूमियत से, लेकिन वो मुझे ऐसे टच करते हैं, ये बात वो अपने गले पर हाथ रखकर बोल रही थी। तो सलोनी थोड़ी सकपका जाती है, और फिर उसे पता था उसे रूही को खुलकर ही सारी बातें बतानी होंगी। तो वो उससे बोलती है, जब काजल सौरभ के गले मिली थी, क्या तुम्हें बुरा लगा था? इस बात में रूही उसे देखते हुए बोली, हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो कैसे चिपक रही थी उनसे। तो रूही उसे समझाते हुए बोली, अगर तुम चाहती हो कि कोई लड़की तुम्हारे हस्बैंड के पास ना आए, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। सौरभ जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करे, तो खुद से दूर मत किया करो। इस बात पर रोही भी कुछ सोचती हुई, लेकिन अगर उन्होंने मुझे दर्द दिया तो? मेरी फ्रेंड कहती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को दर्द देते हैं। सलोनी उसकी बात को सोचकर अपने माथे पर हाथ रखकर अपने मन में बोली, अब मैं इसे क्या समझाऊं। फिर बोली, देखो, वो दर्द नहीं होता, वो प्यार होता है, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। क्या तुम नहीं चाहती कि सौरभ तुम्हें वैसे ही प्यार करे? तो रूही को सोचकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो सलोनी मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है, अब तुम कभी भी सौरभ को खुद से दूर मत करना।
रूही भी हाँ में सिर हिला देती है। इधर काजल अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग चुकी थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। काजल कभी ऑफिस जाने के बहाने, कभी कॉफी बनाकर देने के बहाने, तो कभी अर्जेंट वर्क के लिए शॉपिंग जाने के बहाने सौरभ के अपने साथ में ले जाया करती थी और उसे दोस्ती का वास्ता देकर उसे बहला लेती थी। लेकिन रूही बार बार जेलस होती थी। उसे पहली बार ऐसी जेलसी फील हो रही थी। रूही अपने मन में, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, वैसे भी वो उनकी दोस्त है, तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। आज भी सौरभ सोफे पर बैठकर लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहा था। उसकी अर्जेंट मीटिंग थी और रूही सलोनी के साथ मुस्कुराकर कुछ बातें कर रही थी। शायद सौरभ को मनाने की कुछ प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि सौरभ उससे गुस्सा था, क्योंकि रूही उससे अपने पास आने नहीं देती थी। और रूही भी अब धीरे धीरे इन बातों को समझने लगी थी। सलोनी ने उसको कई रोमांटिक मूवीज दिखाई थी। रूही कभी कभी तो शर्मा जाती थी, लेकिन सौरभ के बारे में सोचकर उसने ठान लिया था कि अब वो सौरभ को खुद से दूर नहीं करेगी। इसलिए वो कुछ डिस्कस कर रही थी, वो भी सलोनी के साथ मिलकर। सलोनी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझा रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था काजल जिस तरीके से सौरभ के साथ घूमती रहती थी। वो हमेशा रूही से कहती थी कि तुम्हें सौरभ के ऑफिस जाना चाहिए, उसके साथ शॉपिंग करना और घूमने भी जाना चाहिए। उसने तो उससे यहाँ तक कहा था कि तुम्हें हनीमून पर जाना चाहिए। लेकिन रूही रूही तो पहले सौरभ को अपने करीब ही नहीं आने देती थी, तो हनीमून तो दूर की बात। इसलिए सलोनी ने पहले रूही को सौरभ के साथ क्लोजनेस बढ़ाने को कहा था। रूही भी उसकी बातों को समझने लगी थी। इधर सौरभ जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक ही काजल उसके पास बैठ जाती है और उसके हाथ में कॉफी थमाते हुए बोली, बहुत काम हो गया, कॉफी पी लो, गरम गरम कॉफी लाई हूं तुम्हारे लिए। पूरे टाइम काम करते रहते हो, कभी कभी तो अपने बारे में भी टाइम निकाल लिया करो, हमेशा ही काम में बिजी रहते हो। इस बात पर सौरभ मुस्कुरा देता है। वो सिर्फ उसको अपनी दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था, लेकिन जब से उसने रूही के चेहरे पर जेलेसी वाले भाव देखे थे और अभी भी वो टेढ़ी नजरों से उसे ही देख रहा था, जो गुस्से में काजल को घूर रही थी, इस बात से उसे भी अच्छा लग रहा था कि कम से कम रूही इस बात से जेलिस तो है कि कोई लड़की उसके हस्बैंड के पास आ रही है। वो इसी बात को सोच रहा था। क्या पता रूही इन्हीं सभी बातों को सोचकर उसके साथ क्लोजनेस बढ़ाए और उसके करीब आने उसको दे। इसी बात से वो खुश हो रहा था कि कम से कम रूही जेलिस तो हो रही है। रूही अपने मन में, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। सलोनी जो उसे नोटिस कर रही थी, वो उसके धीरे से कान में बोली, ये जेलसी है रूही, तुम्हें पसंद नहीं कि कोई भी सौरभ के पास आए, तो मत आने दो ना, दूर कर दो सबको उसके पास से और खुद सौरभ को अपना बना लो, उसे अपना लो। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है। रूही थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। सौरभ भी रूही के चेहरे पर बदलाव देख सकता था। उसकी आंखों में जो जेलेसी थी उसे देखकर सौरभ हल्का सा मुस्कुरा देता है। इधर काजल को लगा शायद उसकी कॉफी को पीकर वो मुस्कुरा रहा है, तो बोली, कॉफी टेस्टी है ना। तो सौरभ ने उसकी तरफ देखकर बस हाँ में सिर हिला दिया। सौरभ अपने मन में शायद इसे एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, और वो जानबूझकर काजल के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और रूही बहुत ज्यादा जेलस होने लगी थी, उसे गुस्सा आता था। अब काजल और भी ज्यादा बोल्ड हो जाती है। सौरभ के साथ कैजुअली हाथ को छूना, उसके साथ बैठना, जोक्स करना, मस्ती करना, सब कुछ कर रही थी। सौरभ भी जो इन चीजों को पसंद नहीं करता था, लेकिन रूही को जलाने के लिए काजल के साथ रहता था। रूही सब देखती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। रूही अब सौरभ से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। सौरभ भी उसकी नाराजगी को समझ रहा था। आज रात रूही अकेली बैठी थी और अपनी आंखों में आंसू लेकर, मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है, मैं तो खुद उनसे दूर करती हूँ ना, वो तो हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। अब वो खुद से ही लड़ रही थी। तभी कमरे में सौरभ आता है, जो कि अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। रूही उसे देखकर नर्वस हो जाती है। सौरभ धीरे धीरे उसके पास आता है और देखकर बोलता है, ये आंखों में आंसू क्यों। रूही अपने आंसू पोंछकर, कुछ नहीं है। सौरभ धीरे से उसके पास बैठता है, बोलता है, जेलसी हो रही है। ये देखकर कि सौरभ समझ रहा है कि उसे जलन हो रही है, वो घूर कर कहती है, मुझे क्यों जलन होगी,
आप जाइए जिसके पास जाना है। सौरभ धीरे से उसके पास आकर बोला है, उसी के पास तो आया हूँ जिसके पास जाना है। ये कहकर वो उसके करीब बढ़ने लगता है तो रूही झट से उठकर बालकनी में चली जाती है। सौरभ भी हंसकर उसके पीछे चला जाता है और पीछे से उसे बाहों में भर लेता है और पीछे हल्का हल्का उसे किस करने लगता है। रूही भी आज उससे दूर नहीं हो रही थी, लेकिन उसे डर तो लग रहा था। थोड़ी देर में सौरभ उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर बेड पर ले जाकर उसे लिटा देता है। रूही का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था कि वो अब सौरभ को दूर नहीं करेगी। सौरभ उसके चेहरे के पास आता है। उसकी सांसें रूही के चेहरे को छू रही थी। सौरभ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। और वो उसके होठों के करीब आ जाता है और उसे बेतहासा किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके ऊपर के कपड़े निकाल देता है और फिर उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगता है। रूही पहले तो उसे दूर नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसे घबराहट होने लगती है। उसके पूरे चेहरे पर पसीना जाता है और तुरंत सौरभ, जो उसके प्यार में खोया हुआ था, उसे धक्का दे देती है। सौरभ एकदम से हैरान रह जाता है। रूही घबरा कर, नहीं। इस बार सौरभ की आंखों में थोड़ा गुस्सा भी था, क्योंकि वो इतना अच्छा मोमेंट उसके साथ जी रहा था और उसने उसे गुस्से में दूर कर दिया। सौरभ उसे कसकर पकड़कर अपने करीब करता हुआ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्यों मुझे अपने आप को छूने नहीं देती? क्या कोई और है तुम्हारी लाइफ में? ये सुनकर रूही नामे से हिला देती है और रोने लगती है, उसे रोता हुआ देखकर। गुस्से में सौरभ दीवार में पंच कर देता है और वहां से उठकर बोलता है, बस रूही बस, कब तक सहूंगा मैं, कहकर गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है और सीधा अपनी स्टडी रूम में पहुंच जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी बात का गुस्सा उसे भी था कि आज उसने रूही से कितना चिल्लाकर बात करी। उसे दर्द भी हो रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो जानता था रूही कितनी नादान है और उसके साथ में ऐसा बिहेव करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सौरभ भी कब तक बर्दाश्त करता। उनकी शादी को 6 महीने से ऊपर हो चुका था और अभी तक उसने उसे खुद को अपनाने नहीं दिया था। इसी बात का सौरभ को गुस्सा भी था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो रूही को वो प्यार दे जो वो उसे देना चाहता है, लेकिन वो हमेशा उससे दूर रहती थी। इस बात का गुस्सा उसे बहुत ज्यादा हो रहा था। स्टडी रूम में हल्की रोशनी कर रखी थी। सौरभ वहां अकेला बैठा था। वो तुरंत विस्की निकालता है और बोलता है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, तो वो मुझे खुद से दूर क्यों करती है, क्यों? कहकर एक के बाद एक पैक बनाकर ड्रिंक करने लगता है। इधर काजल, जो कब से बाहर ही वेट कर रही थी, उसने देखा था कि सौरभ रूम में गया है। आज उसका मूड बहुत अच्छा था और उसे इसी बात का डर था कि कहीं आज दोनों एक ना हो जाएं। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी सौरभ को अपना बनाने की, लेकिन सौरभ तो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, लेकिन कभी भी उसके पास आने की कोशिश नहीं करता था। इसी बात का काजल को गुस्सा भी था, लेकिन आज उसे ठान लिया था वो आज इन दोनों को अलग करके ही रहेगी। उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया चल रहा था, लेकिन जब उसने सौरभ को वापस गुस्से में बाहर आते देखा तो उसके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था कि आज फिर से इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। वो दरवाजे से अंदर झांकती है। सौरभ अकेला नशे में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान आ जाती है जैसे ही वो सौरभ को इस हालत में देखती है। काजल धीरे से अंदर आती है और उसके पास खड़ी होकर, सौरभ आप ठीक है ना? सौरभ हल्का नशे में थोड़ा तेज आवाज में, मुझे अकेला छोड़ दो। काजल उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ते हुए, मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना, मुझसे शेयर कर सकते हो। तो सौरभ उसे देखता है और बोलता है, वो मुझे अपने, वो इतना ही बोलता है। फिर कुछ सोचकर, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जाओ यहां से। काजल, इतना दर्द अकेले मत सहो, प्लीज मुझसे शेयर करो ना। तो सौरभ उसे देखते हुए, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अब उस पर नशे का खुमार बहुत बुरी तरीके से चढ़ चुका था। उसने 2-3 गिलास ड्रिंक कर रही थी, लेकिन वो अभी भी इतना होश में था कि वो जानता था कि ये सामने बैठी कोई और नहीं, काजल है। काजल पास में पड़े गिलास में जिससे वो ड्रिंक कर रहा था, धीरे से अपने हाथ को अपनी पॉकेट में डालती है और वहां से एक गोली निकालती है और धीरे से उस गिलास में डाल देती है। सौरभ, जो अभी तक नशे में था, उसे कुछ नहीं पता था
कि काजल क्या कर रही है और तुरंत उस गिलास को उठाकर पी जाता है और धीरे से गिलास को टेबल पर पटक देता है। वो गुस्से में बोलता है, जाओ ना यहाँ से। लेकिन अचानक ही उसका सिर भारी होने लगता है, उसकी बॉडी लूज होने लगती है। सौरभ ऊनींदी आवाज में, मुझे मुझे नींद आ रही है और कहकर गिरने लगता है, लेकिन काजल तुरंत उसे पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ने लगती है। हल्के से डोर ओपन करके देखती है कि कहीं कोई बाहर है तो नहीं, लेकिन जब देखती है उसका रास्ता साफ है तो उसे अपने कमरे में ले जाने लगती है। सौरभ, मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो, मुझे रूही के पास जाना है। काजल गुस्से में अपने मन में, इसे अभी भी रूही याद आ रही है, लेकिन टेंशन मत लो, सुबह तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे खो दोगे और वो भी तुम्हें मेरे साथ देखकर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी और मैं तुम्हें वो सुख दूंगी जो उसने तुम्हें कभी नहीं दिया। ये कहकर वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। इधर रूही, जो कि अपने कमरे में थी और जोर जोर से रो रही थी। रूही, मैं क्यों नहीं समझ पा रही, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों मैं उन्हें अब हमेशा अपने से दूर कर देती हूँ? आज तो मैंने खुद से कहा था ना कि मैं उन्हें अपने से दूर नहीं करूंगी, तो फिर आज मैंने ऐसा फिर से कैसे कर दिया? कैसे कर दिया? वो गुस्से में ऐसी बोले जा रही थी और रोते रोते कब गहरी नींद में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अगले सुबह सौरभ, जो अभी तक नींद की गोलियों के नशे में था, जो कि काजल ने उसे डालकर पिला दी थी, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका सिर बहुत ही भारी था, लेकिन जैसे ही वो उस रूम की छत को देखता है उसे अजीब सी बेचैनी होती है। वो तुरंत अपनी आंखें सही से खोलकर पूरे रूम को देखता है तो एकदम बेड से खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बेड से खड़ा होता है और खुद की हालत को देखकर और पास में पड़ी लड़की को देखकर, जो कि कोई और नहीं काजल थी, हैरान रह जाता है। वो फटी फटी आंखों से काजल को देख रहा था। वो बोला, मैं काजल के रूम में, और ये तो मेरा रूम नहीं है। और फिर अपनी बॉडी को देखता है जिसपे कई जगह पर लिपस्टिक के निशान थे। उसने पैंट तो पहनी थी लेकिन उसकी शर्ट गायब थी। उसकी शर्ट किसी और ने नहीं बल्कि काजल ने पहन रखी थी। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने मन में, ये मैं नहीं कर सकता, नहीं, वो तेज से चिल्लाता है। तभी अचानक से उनकी डोर का कोई नोक करता है और एकदम से कमला देवी रूम के अंदर आती हैं। इधर काजल भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी और फिर सौरभ को देखती है, जो कि हैरानी से उसे देख रहा था और सामने खड़ी कमला देवी को देख रहा था, जिनके पीछे घर के सभी मेंबर आ चुके थे। कमला देवी ने ही सभी को इकट्ठा करके बोला था कि काजल अपने रूम का डोर ओपन नहीं कर रही, वो कब से उसका डोर ओपन करने की कोशिश कर रही हैं। ये सुनकर सब लोग घबरा गए थे कि पता नहीं काजल को क्या हो गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सौरभ तो फटी आंखों से सामने खड़ी रूही को देख रहा था, जो कि सलोनी के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में भर भर कर आंसू थे। उसकी आंखों को देखकर सौरभ के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो बोला, नहीं, ये सब कुछ गलत है। काजल, जो कि उठ चुकी थी, अपना नाटक जारी करते हुए बोली और अपनी आंखों से आंसू निकालकर सौरभ की तरफ देखती हुई बोली, सौरभ, मैंने तुम्हें रात में कितना रोका, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं रुके और बोल रहे थे कि मेरी वाइफ तो मुझे छूने भी नहीं देती। थैंक यू, तुम मेरी लाइफ में आ गई, वरना मैं तो अकेला रह जाता। ये सुनकर सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं और सौरभ फटी फटी आंखों से काजल को देख रहा था, क्योंकि उसने देख रहे थे अलग से ही उसके चेहरे पर, उसकी नेक पर अजीब से निशान थे, जो कि बता रहे थे कि उन दोनों के बीच में रात में क्या हुआ है। लेकिन सौरभ अपने सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं रूही के बिना किसी को छू भी नहीं सकता। रूही, जो अभी तक वहां पर खड़ी थी, उसकी आंखों में बेतहासा आंसू थे। तभी सुनीता जी आगे आकर बोली, ये सब कुछ क्या है सौरभ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सौरभ अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए बोला, मोम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मोम, प्लीज प्लीज आप ऐसा मत करो। आप जानती हो ना, आपका बेटा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। सौरभ की मोम सुनीता जी अपना हाथ झटके से पीछा करती हुई बोली, अच्छा, तो ये सब कुछ क्या है? ये कहकर वो उसके शरीर पर लिपस्टिक के मार्क दिखा रही थी। सौरभ अपना सिर झुका लेता है। सुनीता जी गुस्से में पीछे की तरफ हो जाती हैं और उसे घूर घूर कर देखने लगती हैं। तभी कमला देवी आगे आकर बोली,
ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? और फिर काजल के पास आकर उसे खड़ा कर कर एक चांटा उसके गाल पर जड़ के, ये तूने क्या कर दिया करमजली? अब तुझे कौन अपनाएगा? कौन तुझसे शादी करेगा? तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और फिर सौरभ को देखकर बोली, और तुम अपनी वाइफ को छोड़कर इसके साथ क्या कर रहे थे? वो ऐसा दिखा रही थी जैसे उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो भी उनके प्लान में शामिल थी। उन्होंने ही काजल का साथ दिया था रूही को सौरभ की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए। सौरभ, ये कैसे हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। प्लीज आप ऐसा मत बोलो। इधर काजल रोते हुए, ये तुम क्या बोल रहे हो सौरभ? राज तो तुम मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहे थे। इधर महेंद्र झा और राजवीर झा जो कि पीछे ही खड़े थे, वो उसकी बातों को सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। वो देख पा रहे थे कि उसने इस समय पर सौरभ की शर्ट पहनी है। वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। राजवीर, मुझे सौरभ से ये उम्मीद नहीं थी। वो कैसे कर सकता है उस बच्ची रूही के साथ में ऐसा? उसे धोखा कैसे दे सकता है? इधर काजल रो रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे वो कोई विक्टिम हो। सुनीता फिर से सौरभ के आगे बढ़ती हैं और ककमाती आवाज में बोली, ये तूने क्या कर दिया? महेंद्र जी का भी चेहरा बाहर गुस्से में लाल था और वो बाहर चिल्ला रहे थे जिनकी आवाज रूम तक आ रही थी। और उधर रूही की आंखों में जो सपना था, जो वो अब आगे बढ़कर सौरभ के साथ जीना चाहती थी, वो एक पल में टूट गया था। रूही उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी आंखों में देखकर, मैंने आपको रात छूने नहीं दिया तो आप, बस वो इतना ही बोली थी और फिर तुरंत भागकर अपने रूम में चली जाती है। सलोनी जब उसकी आंखें देखती है और उसकी हालत देखती है और एक नज़र घिन से भरी नजरें सौरभ और काजल पर डालकर वहां से निकल जाती है। उसे सौरभ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ही काजल की हरकतों को बढ़ावा दिया था। वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। सौरभ जैसे ही रूही के पीछे जाने को होता है तभी सुनीता जी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती हैं और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ देती हैं। सुनीता जी, आज तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज तूने मेरे दूध को गाली दी है। तूने कलंकित कर दिया झा फैमिली की रेपुटेशन को। ये तूने क्या कर दिया? सौरभ वहीं खड़ा रह जाता है। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। इधर कमरा देवी का अलग ही चल रहा था। हाय राम, मेरी भतीजी के साथ क्या हो गया? अब कौन करेगा इससे शादी? और दिखावे से एक थप्पड़ और काजल को मार देती हैं। काजल को गुस्सा आ रहा था कि उसकी बुआ बार बार उसको चांटे जड़ रही हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती थी ये सब कुछ उनके ही प्लान का भाग है। उसकी आंखों में जीत की चमक भी थी जो कि बता रही थी उसने अब सौरभ को पूरी तरीके से पा लिया है और अब उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसका हक होगा। इस बात से वो अपने दिल को तसल्ली दे रही थी। कमरे में रूही फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों में बेतहासा आंसू थे। सलोनी उसे संभाल रही थी। सलोनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सौरभ ऐसे कैसे कर सकता है? उसने तो खुद तुमसे शादी करने के लिए कितनी रिक्वेस्ट करी थी और तुम्हारे घर रिश्ता भेजने के लिए कितना उतावला हो रहा था। वो ऐसे कैसे कर सकता है? सलोनी फिर बोलती है, रूही, कहीं तुमने तो रात कुछ ऐसा, और तुमने बोला कि तुमने उसे दूर किया था, मतलब रात भी तुमने उसे दूर कर दिया था। रूही टूटकर बोलती है, मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मैं डर जाती थी। लेकिन वो काजल के साथ, ये कहकर उसके शब्द टूट रहे थे। सलोनी उसे समझाने की कोशिश करती है, रूही एक बार सौरभ की बात भी सुन लो। क्या पता वो इतना ही बोल पाई थी। रूही उसकी बात को काट कर बोलती है, नहीं दीदी, नहीं, अब मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। जो मैंने देखा है वही काफ़ी है सब कुछ समझाने के लिए। उन्हें कैसे पता कि मेरे और सौरभ के बीच में कोई रिश्ता नहीं है? ये बात तो सौरभ ने ही उन्हें बताई होगी ना, तभी तो काजल इस तरह की बातें कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है भाभी, अब कुछ सुनने को बचा ही क्या है? और रूही गुस्से में उठती है और कबट खोलकर अपने सामान को पैक करने लगती है। सलोनी थोड़ी घबरा कर, रूही क्या कर रही हो तुम? इतना जल्दी ऐसा कोई डिसीजन मत लो जिससे कि आगे चलकर तुम ही पछतावा हो। रूही आंखों में आंसू लेकर, अब कुछ मेरा यहाँ नहीं बचा भाभी, मैं तो खुद कोशिश कर रही थी। जानती हूँ मैं नादान हूँ, नहीं जानती पति पत्नी के रिलेशन को, लेकिन इतना तो समझती हूँ कि जो इंसान अपनी वाइफ को ना समझे वो इंसान किसी का पति होने लायक भी नहीं है। और मुझे
उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना। अगर वो काजल को चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी लाइफ में नहीं आऊंगी। ये सब बातें वो रोते हुए बोल रही थी। उसका हर शब्द टूट रहा था और अपने कपड़े को फोल्ड करते हुए बैग में भर रही थी। इधर सुनीता जी गुस्से में भला बुरा सौरभ को सुना रही थी। राजवीर और महेंद्र झा जो कि बाहर खड़े थे, जैसे ही रूही को अपने रूम से बाहर बैग लाते देखते हैं, तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। राजवीर भी रूही को समझा रहा था। बाहर की आवाज सुनकर सुनीता जी जल्दी से बाहर की तरफ भागती हैं और जैसे ही रूही को घर छोड़कर जाने को देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। रूही अपने बैग को लेकर हॉल में खड़ी थी। इधर सौरभ जल्दी से नीचे की तरफ आता है और फिर रूही के सामने खड़ा होकर, रूही मेरी बात सुन लो, प्लीज मेरी बात सुन लो। वो टूट रहा था। सुनीता जी बेटा मत जाओ, ऐसा डिसीजन मत लो। लेकिन रूही की आंखें खाली थी, उनमें कुछ नहीं था। सौरभ उसके सामने खड़ा था। सौरभ टूटकर, रूही प्लीज मत जाओ, मैंने मैंने शायद कुछ नहीं किया ऐसा। रूही उसकी बात को काटकर, शायद शायद तुमने ऐसा कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर किया हो तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बर्बाद हो। ये वो काजल को देखकर बोल रही थी, जो कि आंखों में आंसू लेकर सबको देख रही थी। उसने अभी भी वही शर्ट पहनी थी। उसे देखकर सबको शर्म भी आ रही थी। सबने अपना सिर झुका रखा था और सौरभ को देखकर भी उसे शर्म आ रही थी। रूही ने उसके सीने पर पॉइंट करते हुए कहा, जहां पर लिपस्टिक का मार्क था, यही चूमा था ना उसने। यही कहकर उसके शब्द टूट जाते हैं और उसका दिल डगमगा जाता है। सौरभ उसे कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसे लग रहा था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब भी वो काजल को देख रहा था और फिर उस रूम की हालत जहां पर काजल के कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे, और फिर अपनी हालत को देखकर वो क्या ही कह पाता, उसे कुछ याद भी नहीं था। रूही तुरंत पीछे हट जाती है और बोलती है, अब ट्रस्ट नहीं बचा, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये शब्द सौरभ के दिल को चीर कर रख देते हैं। रूही सलोनी के गले लग जाती है और बोलती है, आई एम सॉरी भाभी। सलोनी उसके सिर पर हाथ रखकर, भाभी नहीं दीदी बोलो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ और हमेशा रहूंगी। एक बार फिर सोच लो तुम यहाँ से। रूही उसकी बात को काटकर, नहीं दीदी अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, यही कहकर वो घर से निकल जाती है और तुरंत बाहर आकर कैब में बैठकर निकल जाती है, जो कि उसने पहले ही बुक कर दी थी। उसी के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। सौरभ वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है। आंखों से उसके लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया रूही, मुझे माफ कर दो। काजल जो उसे देख रही थी उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो सौरभ उसका हाथ झटक देता है और उसे गुस्से वाली आंखों से देखता है। काजल अपनी आंखों में आंसू लेकर, मैंने तो तुम्हें रात रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम। सौरभ चिल्लाकर बोलता है, चुप, एकदम चुप, और तुरंत अपने रूम की तरफ चला जाता है। लेकिन दोनों की आंखों में हल्की सी शैतानी मुस्कान थी, जो कि बता रही थी कि अब उन्हें अगला स्टेप लेना है, जो कि जल्दी ही लेना होगा। ऐसा ना हो कि रूही फिर से सौरभ की जिंदगी में वापस आ जाए, और वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। सलोनी भी अपने रूम में परेशान थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राजवीर उसे संभाल रहा था। सलोनी ने उसे अपनी छोटी बहन माना था, इसलिए उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो राजवीर से कहती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा सौरभ ऐसा कुछ कर सकता है। आज झा मैंशन में पूरी तरीके से सन्नाटा था। बस एक ही रूम में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। वो था कमला और काजल का रूम, जो कि खुशी से बैठकर वाइन एंजॉय कर रही थी और अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सो माय डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको पार्ट 1 हमारी स्टोरी का? तो अब सवाल ये है, क्या होगा रूही और सौरभ की जिंदगी में? कैसे संभालेगा सौरभ अपने प्यार को दूर होता देख? और क्या रूही और सौरभ फिर से कभी हो पाएंगे एक, या काजल और चाची की साजिश के बीच पिस जाएगा दोनों का रिश्ता? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक कहीं पर मेरे कहीं के साथ हमारी स्टोरी पर। यह था इस कहानी का पार्ट 1। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आऊं, तो हमारी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, एंड हमारे दूसरे चैनल को भी फॉलो जरूर करें, उसे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।